Let's Mike Career. भारतीय इतिहास में 7 जून उस दिन के रूप में दर्ज है जब युवा महात्मा गांधी एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया गया। उस दिन देश और दुनिया में क्या क्या घटित हुआ, आइए जानते हैं लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है डे इन हिस्ट्री। 7 जून 1893 का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहली बार इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे। किसी काम से दक्षिण अफ्रीका में वह एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, जिसका उनके पास वैध टिकट भी था, लेकिन उनको रंग भेद के आधार पर कंपार्टमेंट से निकल जाने को कहा गया। यानी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोग ही सफर कर सकते थे। गांधी जी रेलवे अधिकारियों से भिड़ गए और कहा कि वे लोग चाहें तो उनको उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन वह खुद से कंपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाएंगे। गांधी जी की यह दृढ़ता बताती है कि आप बल प्रयोग करके उनके शरीर को तो ट्रेन से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन आप बल प्रयोग करके उनके निर्णय को नहीं बदलवा सकते। वास्तव में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की यही हिम्मत सविनय अवज्ञा थी। यह घटना गांधी जी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस घटना से टूटने के बजाय गांधी जी और अधिक मजबूत होकर उभरे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। यहीं से उनके एक नए अवतार ने जन्म लिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक कानून के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके तहत भारतीय समुदाय के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्ष 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उस समय गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह या फिर सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। 7 सालों के आंदोलन के बाद गांधी जी की कोशिश रंग लाई और दक्षिण अफ्रीकी सरकार समझौते की टेबल पर आने के लिए मजबूर हुई। 7 जून को देश और दुनिया के इतिहास में कई और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, आइए उन पर भी डालते हैं एक नजर। 7 जून वर्ष 1979 यानी कि 1979, जब भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम को सोवियत रॉकेट C1 इंटरकॉस्मोस से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का दूसरा रिमोट सेंसिंग उपग्रह था, जिसका वजन था 442 किलोग्राम। इसे टीवी कैमरा और माइक्रोवेव रेडियोमीटर से लैस किया गया था। इसका टेलीविजन कैमरा जल विज्ञान, वानिकी और भूविज्ञान से संबंधित डेटा एकत्रित करता था, जबकि माइक्रोवेव रेडियोमीटर महासागर, जलवाष्प, इन सभी का अध्ययन करता था। अब बात चल रही है भारत के दूसरे उपग्रह की, तो थोड़ी सी जानकारी आपको भारत के पहले उपग्रह के बारे में भी दे देते हैं। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। इस उपग्रह का नाम भारत के एक मशहूर खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया था। यह उपग्रह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को कपुस्तिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1974 जब भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ और आज ही के दिन वर्ष 1975 में पहले क्रिकेट विश्व कप का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के स्टेडियम में खेला गया। वर्ष 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। 7 जून से 21 जुलाई तक खेली गई इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में रखा गया था। उस समय वनडे मैच 60-60 ओवर का होता था। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 ओवर में 334 रन बनाए। जवाब में भारत ने 60 ओवर में 3 विकेट पर 132 रन बनाए। सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से सिर्फ 36 रन बनाए और नाबाद रहे। उसी मैच में 59 गेंदों का सामना करते हुए गुडप्पा विश्वनाथ ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। कहा जाता है कि वनडे क्रिकेट का विरोध करने के लिए गावस्कर ने ऐसी धीमी पारी खेली थी। इस विश्व कप में भारत के कप्तान थे श्रीनिवास वेंकट राघवन।
फाइनल मैच में लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ और इस ऐतिहासिक मैच में पहला विश्व कप जीतने का गौरव वेस्टइंडीज ने हासिल किया। कप्तान क्लाइव लॉयड की अगुवाई में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 रनों से जीत हासिल की। आज ही के दिन की एक और ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये बात है 7 जून वर्ष 1981 की, जब इजराइल ने इराक के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया। इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ओपेरा। दरअसल इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने 1970 के दशक में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम शुरू किया था। उन्होंने तमुज 1 और तमुज 2 नाम से 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए फ्रांस के साथ एक डील साइन की। इजराइल जानता था कि इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना उसके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि तानाशाह के तहत इराक का न्यूक्लियर पावर बनना बड़ा खतरनाक होगा। इजराइल के चिंतित होने के पीछे उसका मुख्य कारण सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई एक धमकी भी थी, जिसमें सद्दाम हुसैन ने कहा था कि अगर इराक में न्यूक्लियर बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों पर होगा। यही वजह थी कि इजराइल इस न्यूक्लियर रिएक्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लग गया। इसके लिए उसने कूटनीतिक और राजनयिक तरीके भी अपनाए, लेकिन इसमें कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसे में इजराइल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था मेनचिम बेगिन, उन्होंने इराक के निर्माणाधीन न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई। अब हमले के रूट को लेकर एक दिक्कत थी, क्योंकि टारगेट के लिए एक बड़ी दूरी तय करनी थी और रास्ते में कई सारे दुश्मन देश आते थे। सीमित मात्रा में फ्यूल भी एक समस्या थी। आखिरकार हमले के लिए रूट का प्रस्ताव तत्कालीन इजरायली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल डेविड आइवरी ने दिया। योजना यह थी कि इजराइल के फाइटर प्लेन दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर स्पेस के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करेंगे। 7 जून 1981 को शाम 4 बजे इजराइल के 14 फाइटर जेट ने वहां से उड़ान भरी और इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF के अनुसार ऑपरेशन ओपेरा की डिटेल के मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे इजराइल के फाइटर जेट ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया। IDF ने इस ऑपरेशन के बारे में कहा कि ऑपरेशन के शुरुआती फेज में IDF ने F4 फाइटर जेट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नए F-16 फाइटर जेट इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गए। ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड्रन 110 और 117 से 8 F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और बैकअप के लिए 6 F-15A फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। फाइटर जेट के अलावा इस ऑपरेशन में करीब दूसरे 60 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया। इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने के बाद इजराइल के सभी फाइटर जेट 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने एयर बेस पर वापस आ गए। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इराक के करीब 10 लोग मारे गए। उनका महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिएक्टर बनने से पहले ही बर्बाद हो चुका था। न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक को लेकर कई देशों ने इजराइल की निंदा की, लेकिन जब वर्ष 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ तो इन्हीं नेताओं ने इस अविश्वसनीय ऑपरेशन ओपेरा का समर्थन किया, क्योंकि इजरायली हमले ने इराक को आखिरकार न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोक दिया था। लेट्स माइक के डे इन हिस्ट्री कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी इतिहास के किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.